गुरु महाराज जी ने जो हमें आदेश दे रखे हैं कि ऐसे आयोजन में जहां सामूहिक रूप से लोग सीखने के लिए आते हैं, उसका एक पैकेज दे रखा है उन्होंने सिखाने का इन उत्सवों में, कि हमें केवल जल नीति सिखानी है, किसी को रबड़ नीति नहीं सिखानी ऐसे उत्सव में। दूसरा, जल नीति के बाद वमन सिखाना है। वमन के बाद हमने जीवन कपालभाति, प्राणायाम, जीवन तत्व के 7 साधन और यौवन तत्व के 4 साधन, केवल इतना सा उनको शेड्यूल बताना है। इसके अलावा अगर किसी की गंभीर स्थिति हो, किसी पेशेंट की, तो उसे योग साधन आश्रम होशियारपुर में रेफर करना, ये गुरु महाराज जी के आदेश है। तो हमें इतना ही यहाँ पर शिक्षा देनी है लोगों को कि ये बेसिक चीजें सीख जाएं, उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन या एडवांस चीजें हम आश्रम में उनसे सिखवा दें। अब हमने सबसे पहले जल नीति जो की, उसकी विधि क्या थी कि हमें इस प्रकार से देखें, नमकीन पानी, 1 गिलास पानी में हम छोटा चम्मच जो होता है, या तो बिल्कुल छोटा चम्मच रखें, उसको पूरा भर के डालें उसके अंदर। अगर बड़ा चम्मच है तो उसका 1/3 हमने डालना है। पानी को चक्कर देखें, जैसे सब्जी में हम नमक डालते हैं इतना नमक होना चाहिए। अगर नमक पानी में कम होगा तो पानी पीते हुए नाक से सिर में दर्द होगा। कभी आपने महसूस किया होगा, जब हम नहाने जाते हैं तो नाक में पानी चला जाता है, वो सादा पानी होता है, एकदम सिर में पेन शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए हम उसको चेक कर देखें। और पानी मौसम के अनुसार लेना है। अगर गर्मी है तो साधारण पानी लेना है, और ऐसे मौसम में जैसे आजकल है तो कोसा पानी हमें चाहिए। पानी का गिलास ऐसे थोड़े से पांव खोलकर इस प्रकार से हमें खड़ना है। लेफ्ट हाथ हम कमर पे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, और खुद सामने देखना है, ऐसे हल्का सा आगे लीन करना है कि अगर पानी गिरे तो हमारे कपड़ों पे ना गिरे। और झुकना नहीं, ऐसे कमर नहीं झुकानी, सीधा रहना है, हल्का सा आगे लीन करना है। राइट हैंड में गिलास पकड़ के नाक के दोनों सुराख के नीचे हम गिलास को ऐसे लगा सकते हैं। और उसके बाद जरा सा गिलास ऊंचा उठाएंगे, पानी आगे आ जाएगा, नाक के दोनों सुराख पानी में भीग जाएंगे। फिर मुंह बंद करके एक सांस ऐसे अंदर खींचना है। एक सांस के साथ 1 घूंट पानी मुंह में आ जाएगा। गिलास को ऐसे कंट्रोल कर लेना है वापिस दिशा में, और मुंह खोल के थू उस पानी के घूंट को बाहर निकाल देना है, क्योंकि उससे नाक से मुंह तक के पैसेज की जो बलगम है वो उस पानी में मिल जाती है, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं सफाई के लिए। तो ये विधि है, पहले 1 घूंट पानी भरना है, उसको निकालना है, तब अगला घूंट भरना है। कंटिन्यूटी में, चेन में पानी को नहीं पीना। एक सांस से 1 घूंट पानी भरा, उसको कंट्रोल किया, मुंह से निकाल दिया, फिर गिलास ऊंचा किया, फिर पानी भरा, फिर कंट्रोल किया, फिर थू। इस विधि से 1 गिलास पानी नाक से पीकर मुंह से निकालना है। ठीक है, तो ये साधकों को इस प्रकार से बताना है 1-1 घूंट पानी पीने का तरीका। हम नेति को 1-1 नाक से भी कर सकते हैं, परंतु दोनों नाक से करना सुगम रहता है, क्योंकि अगर किसी की एक नाक बंद भी हो तो भी वो दूसरी नाक से पानी को पी पाएगा। अगर हमारी एक नाक बंद हो, ये वाली नाक बंद है और मैं एक नाक को बंद करके कर रहा हूँ, तो पानी इधर से नहीं जाएगा, और होगा क्या कि जब हम जोर लगाएंगे वो पानी कानों में चला जाएगा, कानों में दर्द शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आसान तरीका है कि दोनों नॉस्ट्रिल से इकट्ठे पानी पीना सिखाना है, और करना भी है, खुद भी ऐसा ही सीखना है। इसके उपरांत हमने वमन के लिए जो आश्रम की विधि है, 4 गिलास पानी पीना काफी है। मुंह से पानी पीना 1-1 करके, गट-गट करके, उसके बाद गिलास को छोड़ देना, थोड़े से पांव खोलने, विश्राम पोजीशन में खड़े होना, पेट को बिल्कुल ढीला रखना है। अपना लेफ्ट हैंड जो बायां हाथ है नाभि के ऊपर ऐसे रख के, पेट को दबाना नहीं, बिल्कुल ढीला रख के आधा झुक जाना है ऐसे। और राइट हैंड की, दाएं हाथ की 3 उंगलियां बीच वाली ऐसे जीभ के ऊपर मुंह में अंदर बाहर आराम से चलानी है। या तो हम जोर जोर से चलाते हैं या हम रोक देते हैं, रोकना नहीं। कुछ लोग ऐसे अंगूठे से करते हैं, कुछ लोग दो उंगलियों से करते हैं। हमें बीच की 3 उंगलियां यूज करनी है, आराम से ऐसे
हल्की हल्की चलानी है गले तक। जैसे ही गले में उंगली लगेगी पानी एकदम बाहर भागेगा, हाथ बाहर निकाल लेना है और पानी को फुहारे की तरह फेंक देना। तो इस विधि से हम 4 या 5 बार पानी को बाहर निकालेंगे तो हमारा वमन ठीक से हो जाएगा। अगर हमने 4 गिलास पानी पिया है तो 2.5 गिलास अगर निकाल दें तो सफिशिएंट है। इससे ज्यादा पानी नहीं निकालना, पूरे 4 गिलास निकालने का प्रयत्न नहीं करना। जो 1-1.5 गिलास पानी अंदर रह जाता है वो फिर हमारी किडनीज को साफ करता है, हमें किडनीज के रोग नहीं लगते, वो क्लीन हो जाती हैं। तो इसलिए इंटेंशनली 1 या 1.5 गिलास पानी अंदर छोड़ना है इस माध्यम से। वमन करने के बाद हम हाथ धो लेते हैं, मुंह धो लेते हैं। उसके बाद एक जरूरी स्टेप है कि हम वहीं खड़े होकर अपने दोनों नाक से फालतू का पानी स्नीजिंग के द्वारा बाहर निकाल दें। वो हमने कल भी बताया था। तो देखिए ऐसे एक खड़े होकर वहीं एक साइड बंद कर लेनी है नाक की अंगूठे से और दूसरी तरफ से सांसों को बाहर फेंकना है इस प्रकार से, मुंह बंद करके धीरज से, धैर्य से, आराम से, सहज से एक एक सांस को बाहर निकालना है और 12 सांस बाहर निकालकर इस नॉस्ट्रिल को खाली कर लेना है। फिर दूसरे हाथ को प्रयोग करते हुए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करना है और राइट साइड से फिर 12 सांस इसी प्रकार मुंह बंद करके इधर से भी खाली करिए। जो पुराने साधक हैं वो केवल एक एक बार दोनों तरफ से अगर नाक खाली कर लेंगे तो सफिशिएंट होगा, नाक साफ हो जाएगा। परंतु जो प्रथम बार या नए साधक है कर रहे हैं, जिसके नाक में रेशा म्यूकस ज्यादा है, उनको 3 बार इधर से खाली करना है, 3 बार इधर से खाली करना है, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ हमने साधन करने हैं, आसन करने हैं, वहां आकर शव आसन में सभी ने लेट जाना है। तो अब हम उससे आगे शुरू करने जा रहे हैं। तो अपने अपने स्थान पर सभी साधक लेट जाएं, शव आसन में लेट जाएं। शव आसन रिलैक्सिंग पोज। अपनी आंतों को जो हमने जल नेति और वमन के द्वारा अपनी आंतें हिलाई, उनमें मोशन हुई, उनको वापस अपने स्थान पर लाने के लिए, सामान्य स्थिति में लाने के लिए हम रिलैक्स करते हैं 1 से 1.5 मिनट। पांव की एड़ियों में केवल 3 उंगलियों का फासला, ज्यादा फासला नहीं, केवल 3 उंगलियों का फासला। पैर साइड में गिरे हुए जैसे फूल खिलता है, बिल्कुल ढीले पैर साइड में गिरे हुए, विश्राम। बाजू शरीर से थोड़ा सा बाहर और हाथ की हथेली ऊपर की ओर। पूरा शरीर लूज, बिल्कुल ढीला। शरीर का पूरा वजन जमीन पर, पूरा भार जमीन पर। आंखें बंद, सांस अपनी रफ्तार से चलती रहे बिना कंट्रोल किए। सांसों को अपनी रफ्तार से चलता रहने दें। शरीर ढीला, आंखें बंद, सांस धीमी गति से चलती रहे। अब वापस लौट आए और धीरे धीरे उठ जाए, धीरे धीरे उठ जाए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। हमने जो अपनी दिनचर्या आरंभ करनी है वो जल नेति और वमन से आरंभ करनी है, क्योंकि अगर हम जल नेति और वमन नहीं करेंगे और सीधा आसन आरंभ कर देंगे तो हमें पूर्ण लाभ नहीं होगा।
क्योंकि कल भी मैंने बताया था जो बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आती हैं, भले ही वो शुगर का रोग हो, ब्लड प्रेशर हो, माइग्रेन हो, सिर का दर्द हो, सर्वाइकल का रोग हो, डिस्क की प्रॉब्लम हो, जॉइंट पेन हो, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये गंदगी के कारण होती हैं। और जब तक हम गंदगी को बाहर नहीं निकाल देंगे जल नेति क्रिया द्वारा या वमन क्रिया द्वारा, तब तक हम निरोग नहीं हो सकते, हम रोगी ही रहेंगे। और अगर हमने इन दो क्रियाओं के माध्यम से अपने अंदर की गंदगी को निकाल दिया, जो नाक की कैविटीज में, यहाँ नेजल कैविटीज में गंदगी जमा है वो जल नेति से निकल जाती है, और जो पेट में चली गई वो वमन से निकल जाती है, फिर हम ठीक हो सकते हैं। उसके बाद हम अब कपालभाति क्रिया आरंभ करेंगे। तो कल भी बैठने की मैंने विधि बताई थी कि जिस पोजीशन में हम सब लोग ऐसे बैठते हैं इसको सुख आसन कहते हैं, क्योंकि ये आरामदायक है, इसमें बैठना सुगम है। परंतु इस आसन का शरीर के लिए कोई लाभ नहीं है, इसलिए यदि हम सिद्ध आसन में बैठ सकते हैं तो उसमें बैठ जाना चाहिए। सिद्ध आसन जो साधारण सिद्ध आसन है हर व्यक्ति कर सकता है, जो वास्तविकता में सिद्ध आसन है वो थोड़ा कठिन है। तो यहाँ सीखने के लिए हम किसी भी एक टांग को, भले ही राइट या लेफ्ट को बाहर निकाल लेते हैं पाँव को, और दूसरे पाँव की एड़ी को ऐसे शरीर के साथ जोड़ देते हैं। अब आप सभी शुरू कर सकते हैं साथ साथ। अब इस वाले जो पैर बाहर निकाला इसको उठाकर लेग और थाई के बीच में ऐसे रख दें तो ये सिद्ध आसन पोस्चर बन जाता है। और जो साधक इसको थाई के ऊपर रख सकते हैं तो वो थाई के ऊपर रख लें, वो और ज्यादा अच्छा है। जो नहीं बैठ सकते वो साधारण स्थिति में बैठ जाएं। जिनके घुटनों में दर्द है वो ऊंचे स्थान पर बैठ सकते हैं, कोई स्टूल रख लें, कोई कुर्सी रख लें, या ये ऊपर नीची जगह है यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं, इधर भी आकर बैठ सकते हैं। बाकी सब साधक इसी पोजीशन में बैठेंगे। हाथों की पोजीशन, सिद्ध आसन में हमारे दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रहने चाहिए। हाथ ऐसे ढीले नहीं होने चाहिए, नहीं तो सिद्ध आसन का भी कोई फायदा नहीं होगा। ना तो हाथ ऐसे रहे आगे, ठीक है, हमारे दोनों हाथ ऊपर रहे ऐसे, और खुद सामने देखना है, कमर को खींचना नहीं, कमर बिल्कुल ढीली आराम से रहे। इस पोजीशन में बैठकर हम कपालभाति क्रिया शुरू करेंगे। यदि हम ऐसा बैठेंगे, सिद्ध आसन में इस प्रकार से बैठेंगे, तो हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड के रोग खत्म हो जाएंगे, हमें डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी कमर में दर्द नहीं होगा, हमारी कमर मुड़ेगी नहीं, हम बुढ़ापे में भी सीधा चल पाएंगे, झुककर नहीं चलेंगे। तो इसलिए हमें जब भी बैठना है, चाहे घर में खाना खाते हुए बैठना है, चाहे सत्संग में बैठना है, चाहे और किसी जगह पे बैठने की जरूरत पड़ती है, तो इसी पोस्चर में बैठने की कोशिश करनी है। ये आरामदायक पोस्चर बन जाएगा जैसे हमारा सुख आसन होता है। तो अब हम कपालभाति शुरू करेंगे। कपालभाति के लिए हमने सामने देखना है, बिना कमर को खींचे, मुंह बंद रखना है, और दोनों नाक से हवा को ऐसे प्रेशर से बाहर फेंकना। 12 बार आराम से एक एक सांस बाहर छोड़ना। तो शुरू करें मेरे साथ साथ। अब रुक जाए, रुककर विश्राम। जब हम सांसों को बाहर फेंकते हैं तो हमारे नाक से फालतू का पानी और जो बलगम अंदर पड़ी है, रेशा पड़ा है, वो निकलता है। हमें उसको अपना रुमाल उठाकर साफ कर लेना है, पोंछ लेना है। अब इस क्रिया को 4 बार दोहराना है। एक बार हो गया, अब हम दूसरी बार इसको शुरू करेंगे। तो आरंभ करें। रुकें, विश्राम, अपना नाक साफ कर लें।
ये सांसों की क्रिया है कपालभाति, इसलिए हमने सिर को झटका नहीं देना और खुद हिलना नहीं, आराम से सांसों को चलाना है और जल्दी जल्दी और तीव्र गति से नहीं चलाने सांस। तो दूसरी बार इसको तीसरी बार शुरू करेंगे। और फिर रुके, रुककर विश्राम और नाक को पोंछ लें। इसके बाद अंतिम बार चौथी बार हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति 4 बार की जाती है, तो फिर चौथी बार इसको शुरू करेंगे। फिर रुकें, वापिस आ जाए, विश्राम। अब अपना नाक पोंछ लें। कपालभाति 4 बार हमने की। इसके बाद हम प्राणायाम आरंभ करेंगे। प्राणायाम कपालभाति में हमने सांसों को दोनों नाक से साइमल्टेनियसली छोड़ा था, इकट्ठा छोड़ा था, परंतु प्राणायाम में हम एक समय में एक नाक से प्राणायाम शुरू करते हैं, दूसरी नाक को बंद रखते हैं और बंद करने के लिए हम राइट हैंड को प्रयोग करते हैं। नाक के सुराख को बंद करने के लिए राइट हैंड प्रयोग किया जाता है और राइट हैंड के इस प्रकार से 3 हिस्से कर लेते हैं, 3 टुकड़े कर लेते हैं। अंगूठा अलग, बीच की 2 उंगलियां मिली हुई ये अलग और आखिरी 2 उंगलियां ये अलग। इस प्रकार से 3 हिस्से कर लेते हैं। हमारी उंगलियों के नाम है, इसको कहते हैं अंगुष्ठ, इसको कहते हैं तर्जनी, ताड़ने की उंगली। किसी को ताड़ते हैं तो ऐसे हम उंगली करते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं। ये बीच की उंगली है, 2 इधर 2 इधर, इसको मध्यमा कहते हैं। जो बीच में उसको मध्यमा कहते हैं। इस उंगली को जो सबसे छोटी है कनिष्ठा बोलते हैं। कनिष्ठ मैंने सबसे छोटा। और इस उंगली का कोई नाम नहीं रखा गया, इसलिए इसको अनामिका कह देते हैं। जिसका कोई नाम ना हो अनामिका। तो अनामिका और कनिष्ठा मिलाकर रखनी है, तर्जनी और मध्यमा मिलाकर रखनी है, अंगूठा अलग रहेगा। जब हमें प्राणायाम लेफ्ट साइड से करना होगा, बाईं साइड से करना होगा, तो दाईं साइड को रोकना पड़ेगा, अंगूठे से रोक सकते हैं ऐसे। दाईं साइड को रोकने के लिए अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अंगूठे को दाएं नाक के सुराख के नीचे रख देंगे तो ये नाक बंद हो जाएगा और हम बाएं नाक से प्राणायाम आरंभ कर पाएंगे। जब हमें प्राणायाम दाईं साइड से राइट साइड से करना होगा तो हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना होगा। उसे बंद करने के लिए हम अनामिका का प्रयोग करते हैं। कनिष्ठा इसकी सपोर्ट करती है। अनामिका द्वारा ऐसे हाथ को सामने से घुमाकर बाईं नाक को ऐसे बंद रखना है जब हमें दाईं तरफ से प्राणायाम करना होगा। तो ये रोकने का तरीका है, दाईं साइड को अंगूठे से और बाईं साइड को अनामिका द्वारा ऐसे। प्राणायाम के 4 स्टेप होते हैं। जो तीसरा स्टेप है उसमें दोनों नाक को बंद रखना होता है। तो उसके लिए क्या विधि है? राइट नॉस्ट्रिल अंगूठे से बंद और लेफ्ट नॉस्ट्रिल अनामिका द्वारा बंद। बीच की 2 उंगलियां ऐसे पहरेदार की तरह खड़ी रहेंगी इस प्रकार से। और चौथे स्टेप में हमने सांस को छोड़ना होता है। अगर हमने सांस को दाईं साइड से छोड़ना है तो ऐसे अंगूठे को हटा दिया जाता है और सांस को छोड़ देते हैं। और अगर बाईं साइड से छोड़ना है तो ऐसे तीसरे स्टेप में दोनों नाक बंद थे, अनामिका को हटाकर ऐसे इस साइड से सांस छोड़ देते हैं। अब हम प्राणायाम के 4 स्टेपों को समझेंगे। पहले स्टेप में सांसों को एक नाक बंद करके खुली नाक से, जो दूसरी बाईं नाक खुली है, उससे सांसों को ऐसे बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर। भस्त्रिका इस स्टेप का नाम है। भस्त्रिका द्वारा सांसों को बाहर अंदर चलाया जाता है।
12 सांस चलाने हैं और इस रफ्तार से चलाने हैं कि जब बाहर सांस को फेंके तो हल्का सा दबाव के साथ और फिर बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सांस अपने आप अंदर जाएगा। एक बार मेरे को देखें, फिर आप मेरे साथ 12 सांस चलाकर इस स्टेप को समझ सकते हैं। देखें, मुंह बंद रखना है, कमर को खींचना नहीं, बिल्कुल ढीला बैठना है, राइट नॉस्ट्रिल बंद और लेफ्ट साइड से प्राणायाम शुरू करेंगे भस्त्रिका। जैसे लोहार की झोंकनी होती है, लोहार झोंकनी को ऐसे, उसका जो थैला होता है चमड़े वाला, उसको ऐसे, उसके अंदर हवा भरी रहती है, उसको ऐसे दबाता है, हवा बाहर जाती है, आग जलाती है, फिर वो उसको ढीला छोड़ देता है। जो रिक्त स्थान होता है वो वहां पर हवा भागती है स्थान ग्रहण करने के लिए, तो हवा अपने आप आती है, वो उसको खींचता नहीं। हमने भी ऐसे ही करना है, अपने फेफड़ों को दबाकर हवा को बाहर फेंकना है और उसके बाद ढीला छोड़ देना है, हवा अपने आप अंदर भरेगी। सिर को झटका नहीं देना, खुद हिलना नहीं, सांसों की क्रिया है। आराम से 12 बार सांसों को मेरे साथ चलाएं। शुरू करें। अब रुक जाए, रुककर विश्राम। हमने 12 बार सांसों को चलाया, इसी गति से सांसों को चलाना है। आज के इस प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य ये है कि जो हमारी गति तीव्र हो चुकी है आसनों को करने की, हमने उसको धीमा करना है, योग विधि से करना है। और योग विधि कहती है कि आसनों को धीरे धीरे सहज भाव से करना है, बिना किसी उत्तेजना के और बिना तीव्र गति के। जहां एंजाइटी आ जाएगी, उत्तेजना आ जाएगी, वहां योग खत्म हो जाएगा, वहां फिजिकल ट्रेनिंग पीटी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमें बिल्कुल धीरे धीरे करना है। और दूसरा, मैंने कल बताया था कि प्राणायाम करते समय हम भस्त्रिका क्यों आराम से करते हैं, क्योंकि हमारे नाक के अंदर एक म्यूकस लाइनिंग होती है, एक झिल्ली होती है जो रेशे को गिरने से गले में बचाती है, रेशे को गले में गिरने से बचाती है। जब हम जोर जोर से भस्त्रिका करते हैं, वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है और फिर गले में रेशा गिरता रहता है। तो इसलिए हमें बड़े आराम से इसको करना है। दूसरा स्टेप, प्राणायाम का दूसरा स्टेप का नाम है पूरक। पूरक मैंने सांस को भरना। कैसे भरना है? हमने ऐसे सामान्य स्थिति में भस्त्रिका की थी, अब हमने छाती को ऊपर उठाते हुए ऐसे कमर को सीधा करते हुए छोटा सा सांस अंदर को भर लेना है, ऐसे। अर्थात जब तक हमारी कमर नीचे से ऊपर जाए, छाती नीचे से ऊपर उठे, हमारा सांस भरा जाए, इसे पूरक कहते हैं। और तीसरा स्टेप कुंभक होता है, जिसका अर्थ होता है रोकना। जब हमने सांस अंदर भर लिया, उसको एकदम रोकना है, दूसरी साइड को ब्लॉक करके अनामिका द्वारा, ऐसे। जो मैंने शुरू में समझाया था तीसरे स्टेप में, कैसे दोनों नाक को बंद रखना है, ऐसे। छाती उठी हुई, दोनों नाक बंद, राइट साइड अंगूठे से बंद, लेफ्ट साइड अनामिका से बंद। नाक को दबाना नहीं, सुराख के नीचे रख देंगे तो बंद रहेगा, ऐसे। थोड़ी देर रोक कर बैठना है, ऐसे। अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर आसानी से रोक सकते हैं रोकें। जब घुटन महसूस हो, दिल घबराए, सांस ना रोका जाए, तो अपोजिट साइड से, लेफ्ट साइड से भरा है, राइट साइड से अंगूठा हटाते हुए छाती को धीरे 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 वापस लाते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ते जाना है। तो ये चौथा स्टेप है, जिसका नाम है रेचक।
तो 4 स्टेप क्या हुए? भस्त्रिका, सांसों को चलाना, पूरक, सांस को भरना छाती उठाते हुए, कुंभक, दोनों नाक को बंद कर देना, छाती उठी हुई, रेचक, दूसरी तरफ से हाथ हटाकर छाती को, चेस्ट को वापस कंप्रेस करते हुए सांस को धीरे धीरे अपोजिट दिशा से निकाल देना। तो ये अब चारों स्टेप हम मिलकर करेंगे। शुरू करें। राइट नॉस्ट्रिल अंगूठे से बंद, हाथ सीधा ऐसे सामने, भस्त्रिका शुरू करें। बारह सांस। अब पूरक करें, सांस को भरें छाती उठाते हुए, और साथ ही कुंभक, सांस को रोक दें छाती उठी हुई, थोड़ी देर रोककर बैठे। जब मन घबराए, घुटन महसूस हो, तो दूसरी तरफ से दायां अंगूठा हटाकर, दाईं तरफ से अंगूठा हटाकर छाती वापस लाते हुए सांस को ढीला छोड़ दें। जब हम पूरक करते हैं तो हमारी छाती उठती हुई नजर आनी चाहिए इस प्रकार से, और जब रेचक करते हैं तो छाती इस तरह से वापस आती हुई भी नजर आनी चाहिए, ताकि हम सामान्य स्थिति में आकर भस्त्रिका कर सके। तो ये हमारे चारों स्टेप थे। अब इनमें चारों स्टेप का करने का समय निर्धारित है। जब हम भस्त्रिका करते हैं तो 12 सांस चलाते हैं। जब हम पूरक करते हैं तो इसको 5 से 7 सेकंड में क्विकली सांस को भरना है। जितनी देर में छाती नीचे से ऊपर उठे, सांस भरा जाना चाहिए। कुंभक जो रोकने का समय है, पूरक से सांस भरने के समय से 4 गुना समय बताया जाता है। अगर 5 सेकंड में भरा तो 20 सेकंड रोकने का प्रयास करना है, परंतु नए साधक के लिए हिदायत है कि अपनी क्षमता सुगमता के अनुसार रोकें। जब मन घबराए, घुटन महसूस हो तो सांस को छोड़ दें। और जो रेचक चौथा स्टेप है, इसका समय सांस को भरने से पूरक से डबल टाइम में छोड़ना है। अगर 5 सेकंड में भरा, 20 सेकंड में कुंभक करना है और 10 सेकंड में सांस को छोड़ना है, रेचक करना है। तो ये समय निर्धारित है शास्त्रों के अंदर, हमें अभी अपनी सुगमता पूर्वक करना है। एक बार प्राणायाम के 4 स्टेप जो हमने अभी किए, इन चारों स्टेप का एक प्राणायाम होता है। ऐसे हमने 6 प्राणायाम करने हैं। एक बार लेफ्ट से भस्त्रिका आरंभ करके राइट से रेचक खत्म किया। अगली बार जहां हाथ हमारा है, जैसे बंद था वैसे ही बंद रखना है। जो साइड खुल गई उस तरफ से आरंभ करना है। अब राइट साइड खुली है तो राइट साइड से भस्त्रिका शुरू करेंगे। अब मेरे साथ 5 बार और दोहराएंगे प्राणायाम को। शुरू करें भस्त्रिका। और पूरक सांस को भरे, कुंभक रोक दे, दोनों नाक बंद, बीच की 2 उंगलियां सीधी खड़ी हुई। अब रेचक, लेफ्ट साइड से अनामिका हटाकर हाथ सीधा, सांस को ढीला छोड़े। अब लेफ्ट साइड खुल गई, तीसरी बार इधर से शुरू कर देंगे। स्टार्ट।
पूरक सांस को भरे, कुंभक सांस को रोक दे। अब रेचक दाई साइड से, राइट साइड से अंगूठा हटाए, सांस को ढीला छोड़ें। वापिस आए। 3 बार हमने प्राणायाम किया। अब देखें, जब हम भस्त्रिका कर रहे थे तो सांसों को बाहर अंदर चला रहे थे, तो उस क्रिया में कई बार नाक से पानी या म्यूकस रेशा निकलता है, तो लेफ्ट हैंड हमारा इसी काम के लिए खाली पड़ा है। रुमाल उठाकर लेफ्ट हैंड से अपनी नाक को बीच में ही पोंछ लेते हैं, साफ कर लेते हैं। और दूसरा, जब हम कुंभक का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्राणायाम में प्रमुख लाभ कुंभक के चरण का है, कुंभक के स्टेप का है। जब हम दोनों नाक को रोक कर बैठते हैं, ताजी हवा को अंदर रोके रखते हैं, इसका लाभ है। तो इसका समय बढ़ाते रहना है। आज हम सुगमता पूर्वक कर रहे हैं। हमने अपने अभ्यास में, जैसा मैंने बताया, पूरक से 4 गुना समय रोकने का प्रयत्न करना है। वो कैसे हमारा प्रयत्न बढ़ेगा? जब हम सांस को भर लेते हैं और दोनों नाक बंद कर लेते हैं, अपनी आंखें बंद करके अपने इष्ट के स्वरूप को अपने सामने ले आए और अपना ध्यान अपने स्वरूप में लगा दें। संसार से हमारा ध्यान हट जाएगा और हमारा रोकने का अभ्यास बढ़ जाएगा। जो प्रभु जी के चरणों में दीक्षित प्रभु भक्त हैं, उनके लिए निर्देश है कि वो अपने सांसों को रोककर आंखें बंद करके प्रभु जी के स्वरूप को सामने ले आए और बड़े सहज भाव से धीरे धीरे एक बार महामंत्र का जाप करना शुरू कर दें। जब महामंत्र खत्म हो जाए तो दूसरी तरफ से अंगूठा हटाकर सांस को ढीला छोड़ दें। ठीक, अब हम चौथी बार प्राणायाम शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड हमारी अनामिका द्वारा बंद है, बीच की 2 उंगलियां मिली हुई, और भस्त्रिका शुरू करें। पूरक सांस को भरे, कुंभक सांस को रोक दें, छाती उठी हुई, रोक कर बैठे रहें। रेचक बाई साइड से, लेफ्ट साइड से अनामिका हटाए, सांस को ढीला छोड़ दें। हाथ को हटाने की जरूरत नहीं रहती, जहां है वहीं रहना है। अब अगली बार, 5वीं बार, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भस्त्रिका। पूरक, कुंभक सांस को रोक दें, दोनों नाक बंद। अब रेचक राइट साइड से अंगूठा हटाए और सांस को ढीला छोड़ दें, छाती वापस लाते हुए, कमर को ढीला छोड़ते हुए। अंतिम बार, 6ठी बार, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है, इसको बंद ही रखें। राइट साइड से शुरू करें।
उलट सांस को भरे, कुंभक सांस को रोक दें, अब रेचक अनामिका हटाकर लेफ्ट साइड से सांस को ढीला छोड़ दें। वापिस विश्राम। अपना नाक साफ कर लें, सामान्य स्थिति में बैठ जाए, कमर नीचे। ये प्राणायाम की विधि थी। अगर हम इस सहज भाव से प्राणायाम करेंगे तो हमारे अनेकों रोगों का निवारण हो जाएगा। ब्लड प्रेशर जैसा रोग इस क्रिया से ठीक हो सकता है। शुगर के रोग के लिए हेल्पफुल है। हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, हमें एनर्जेटिक करती है, हमारे चेहरे पे चमक आती है, हम चुस्त फुर्तीले हो जाते हैं, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ हों, छाइयाँ हों, वो खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इसको इस सहज भाव से करना है। अब अगली क्रिया हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार का अर्थ होता है पेट की जलन को खत्म करना, गैस को खत्म करना, एसिडिटी को खत्म करना। ये क्रिया अग्निसार कपालभाति क्रिया की तरह ही होती है। कपालभाति क्रिया में हम दोनों नाक खुले रखते हैं, हाथों को घुटनों पर रखकर मुंह बंद रखते हैं और दोनों नाक से सांस को बाहर फेंकते हैं। इस प्रकार से हमारा ध्यान अपने दोनों सांसों की ओर होता है कि हमने सांसों को बाहर निकालना है। अग्निसार, और जब हम सांस बाहर चला रहे होते हैं हमारा पेट भी हल्का हल्का चल रहा होता है अंदर की ओर। जब हम सांस चलाते हैं, देखें मैं सांस चला रहा हूं, आप मेरे पेट की ओर देखें, पेट भी हिलता है। ये कपालभाति की क्रिया थी जब हमारा ध्यान सांसों की ओर था परंतु पेट भी चल रहा था। अर्थात सांसों की क्रिया प्राइमरी थी, पेट की क्रिया सेकेंडरी थी। अग्निसार में एकाग्रता को रिवर्स कर देना है, उलट देना है। अब हम पेट को अंदर दबाएंगे, प्राइमरी कंसंट्रेशन हमारी पेट की ओर रहेगी, सांसों की क्रिया सेकेंडरी हो जाएगी। तो पेट को अंदर इस प्रकार से स्ट्रोक लगाकर ध्यान देखना सामने है, ध्यान पेट की ओर रहेगा। पेट को अंदर दबाकर उसी प्रकार से 12 बार सांस को बाहर निकालना है। अब रुक जाए, विश्राम। कमर ढीली, पेट ढीला, सांस ढीले। इस प्रकार से हम अग्निसार क्रिया को भी 4 बार दोहराते हैं। कमर नीचे ढीली छोड़कर आराम से बैठकर पेट को अंदर दबाते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, परंतु सांसों की ओर ध्यान नहीं देते, पेट की ओर ध्यान देते हैं। दूसरी बार अग्निसार। झुक जाए, रुक कर विश्राम। कमर ढीली, पेट ढीला, सांस ढीली। तीसरी बार अग्निसार क्रिया करेंगे। फिर रुके, रुक कर विश्राम। सांस लूज, कमर लूज, पेट लूज। हमने अग्निसार क्रिया करते हुए एक विशेष ध्यान रखना है, हमारी कमर नीचे ढीली रहे। ऐसे ऊपर खींचकर अगर हम अग्निसार करेंगे तो 2 या 3 स्ट्रोक लगाने के बाद कमर में दर्द शुरू हो जाएगा।
तो हमारी कमर ऐसे ढीली रहनी चाहिए, खुद सामने देखना है। अंतिम बार अग्निसार करेंगे। वापिस विश्राम, वापिस आ जाए। देखिए, हमने यहाँ बैठकर कुछ हिदायतें समझी और 3 क्रियाएं अभी तक की हमने, सिर्फ कपालभाति, प्राणायाम और अग्निसार। और इस क्रिया में हमने पौना घंटा लगाया है। किस लिए? ये समय हमने इन्वेस्ट किया है, यूज किया है, इसको वेस्ट नहीं किया। किस लिए? क्योंकि अगर हम यहाँ तक की चीजें सीख लें, जल नेति कैसे करनी है, वमन कैसे करना है, बाहर स्नीजिंग करनी है, या शवासन करना है, उसके बाद आराम से कपालभाति करनी है, प्राणायाम करना है और अग्निसार, अगर हम इतना काम कर लें, हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं टाइम मिलता छोड़ दें, इतना सहज भाव से कर लें। और 45 मिनट नहीं लगेंगे, केवल 10 मिनट लगेंगे। जब आप अपने नित्य अभ्यास में करेंगे 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। और योग इसकी गारंटी देता है कि इतना नित्य कर्म करने के बाद आप बीमार नहीं हो सकते, आयु पर्यंत बीमार नहीं हो सकते, बिल्कुल निरोग रहेंगे। पर योग की विधि से करना है, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को स्मरण करते हुए करना है। हमने योग करते हुए कोई भी संसारिक बात नहीं विचार करनी, ना बोलना है। शांत मन से प्रभु के स्वरूप को या अपने गुरु के स्वरूप को, जो एक ही रूप होते हैं, किसी को भी याद करते हुए अपने मस्तिष्क में अपने साधन करने हैं। आसनों से लाभ नहीं होता, उनकी कृपा से लाभ होता है। आसन तो निमित्त मात्र होते हैं, केवल एक रास्ता बताते हैं। गुरु की कृपा काम करती है। गुरु जी ने लिखा हुआ है, जो अपना जीवन, योग किसको लाभ, उसने साधु ने पूछा, जो हम छठा खंड पढ़ते हैं शिक्षा कांड में, कि योग भी करते हैं फिर भी ठीक क्यों नहीं होते। तो गुरु महाराज जी ने उसका उत्तर यही दिया है कि जब हमारा जीवन योग युक्त होगा तब योग लाभ करेगा। तो इसलिए अपने जीवन को योग युक्त रखना है। अब हम जीवन तत्व के साधन शुरू करते हैं सर्वोत्थान से। पहली क्रिया सर्वोत्थान, एक बार देखें, उसके बाद सभी लेटकर करेंगे। सर्वोत्थान के लिए हम शवासन में लेटते हैं इस प्रकार से। पांव की एड़ियों में 3 उंगलियों का फासला, हाथ ऐसे, हथेली ऊपर की ओर, ये हमारा शवासन है। सर्वोत्थान के लिए हम दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके नाभि के ऊपर रख देते हैं और सर्वोत्थान 4 स्टेप में करते हैं। हर स्टेप में बाजुओं की और पांव की दोनों की मूवमेंट करते हैं। स्टेप 1 देखें, हथेली पांव की ओर रुख करते हुए खड़ी कर लेनी है और बाजुओं को ऐसे आराम से बाहर निकालना है। साथ में पैरों को ऐसे मिला लेना है, एड़ी से एड़ी मिल जाए, पंजे से पंजा। यह हमारा स्टेप 1 है। जब बाजुओं को बाहर निकालते हैं, पांव को मिला लेते हैं। बाजुओं को तनाव नहीं देना, ऐसे खींचना नहीं, जस्ट नॉर्मल ऐसे सीधा। स्टेप 2, बाजुओं को आराम से सिर की ओर ले जाएं और पांव की उंगलियों को थोड़ा सा बाहर की ओर दबाव डालें। बाजू सिर के पास ऐसे ऐसे, तनाव नहीं देना। यहाँ सांस को रोकना नहीं, हमारी कमर में खिंचाव नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, कमर सामान्य रहे। बिना सांस को रोके हुए 10-15 सेकेंड बाजू को पीछे रोक कर रखना है। स्टेप 3, बाजुओं को ढीला छोड़ते हुए वापस लाना है, हथेली अंदर की ओर करते हुए, और पांव की उंगलियों को सीधा करते जाएं। पांव को अभी खोलना नहीं, स्टेप 3 में सीधा करना है। यहाँ स्टेप 3 खत्म होता है। अब स्टेप 4, बाजुओं को ढीला छोड़कर नाभि पर, पैर को लूज छोड़कर साइड में गिरा दें। फिर से देखें, स्टेप 1 और 2 साइमल्टेनियसली करने हैं, 3 और 4 साइमल्टेनियसली करने हैं। 2 और 3 के बीच में गैप होना चाहिए। कैसे? 1, बाजू बाहर निकाले, पैर मिला लिए, बाजू सिर की ओर, पांव बाहर की ओर, थोड़ा रोका। 3,
वापिस आते गए, पैर की उंगलियां सीधी करते गए, और 4 हाथ नाभि पर, पांव खोल दो। तो इस प्रकार से हम 5 बार सर्वोत्थान करेंगे। अपने अपना स्थान बना ले सर्वोत्थान में लेटने के लिए। सबसे पहले शवासन में लेट जाएं। इंस्ट्रक्शन सुने, उसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप करें। लेडीज लेट सकें। अब स्टेप 1 आप सर्वोत्थान करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, कंघी की तरह बांध लें अपनी नाभि के ऊपर, और स्टेप 1 आरंभ करें। हथेली को खड़ा करके नाभि के ऊपर पांव की ओर ले जाएं, बाजू को बाहर ले जाएं। स्टेप बाय स्टेप करना है। अभी पांव की ओर ले जाएं, दोनों पैरों को मिला लें। अब स्टेप 2 करें, बाजू को सिर की ओर ले जाएं, पांव की उंगलियों को हल्का सा बाहर की ओर दबाव डालें, ज्यादा दबाव नहीं डालना। बाजू शरीर के निकट रहें, ज्यादा दूर नहीं रहें। सांस को रोकना नहीं, सांस सामान्य गति से चलती रहे। अब स्टेप 3 करेंगे। बाजुओं को वापस लाएं, हथेली को चेहरे की ओर अंदर की ओर घुमाते हुए और पांव की उंगलियों को सीधा करते जाएं। और स्टेप 4 हाथों को ढीला छोड़ दें नाभि पर, पैरों को साइड में गिरा दें जैसे फूल खिलता है, एड़ियों में 3 उंगलियों का फासला रखते हुए। दूसरी बार सर्वोत्थान। स्टेप 1 बाजू बाहर, पांव जोड़े। मैंने अभी स्टेप 1 बोला है, लोग सिर के पीछे हाथ रखे हुए हैं। स्टेप 2 अब बाजू को पीछे की ओर ले जाएं, पांव की उंगलियों को बाहर दबा कर रखें। जल्दी नहीं करनी, आराम से करने हैं साधन, उनमें समय लगाना है। रोक कर रखें, सांस को नहीं रोकना। स्टेप 3 वापिस आना शुरू हो। इधर लेट जाओ बेटे, बाहर लेट जाओ, खाली जगह पड़ी यहाँ लेट जाओ। वापिस आना शुरू हो। 4 हाथ नाभि पर, पांव खोल दें। तीसरी बार सर्वोत्थान। 1 बाजू बाहर, पांव मिलाएं। 2 बाजू को सिर की ओर ले जाना शुरू करें। बहुत से साधक ऐसे हैं जो अपनी गति को नियंत्रण नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो रुक जाएगी, धीमी हो जाएगी गति। रोक कर रखें। स्टेप 3 वापिस आना शुरू हो, सहज से हथेली को अंदर घुमाते हुए और पांव को सीधा करते हुए। 4 हाथ नाभि पर, पांव खोल दें। चौथी बार 1 बाहर निकालें, पांव मिलाएं। 2 सिर की ओर बाजू लेकर जाएं, पांव के पंजे को हल्का सा बाहर रखें। पांव मिले होने चाहिए। स्टेप 3 वापिस आना शुरू हो, और स्टेप 4 हाथ नाभि पर, पांव खोल दें। अंतिम बार सर्वोत्थान करेंगे। 1 बाजू बाहर, पांव मिलाएं। 2 बाजू को सिर की ओर ले जाना शुरू करें, पांव के पंजे को बाहर की ओर। थ्री वापिस आना शुरू हो। 4 हाथ नाभि पर, पांव खोल दें। शवासन वापिस आ जाए। सभी साधक अपने स्थान पर उठकर अगली क्रिया के लिए बैठ जाएं। जीवन तत्व का दूसरा साधन स्कंध चालन। अगर आप सिद्ध आसन में बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सुख आसन में बैठे रहें।
स्कंद कहते हैं कंधों को। कंधों को कैसे चलाना है? दोनों हाथ हमारे घुटनों पर रहेंगे, कमर नीचे ढीली, बिल्कुल सामान्य, उठानी नहीं कमर। कंधों को ढीला छोड़कर नीचे गिरावें, बिल्कुल लूज, गर्दन भी ढीली। बाजू अपने शरीर के साथ मिलाकर रखें, ऐसे बाहर की ओर नहीं हो, शरीर के साथ ऐसे मिले हुए हो। इस पोजीशन में बैठकर हमने हाथों को हिलने नहीं देना। हम जब स्कंद चालन करते हैं हमारे हाथ भी साथ साथ चलते रहते हैं। हमने हाथ ऊपर रख लेने हैं और हाथों को स्टेबल रखना है। अब हमने अपनी कोहनी को फुलक्रम बनाकर, दोनों कोहनियों को फुलक्रम बनाकर ऐसे कंधों को घुमाना है जैसे साइकिल का पैडल चलता है या गाड़ी के इंजन का शाफ्ट चलता है। इस प्रकार से एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे। तो कंधों को ढीला छोड़कर नीचे गिराना है, बाजों को अंदर रखना है और कोहनी के सहारे ऐसे गोलाकार घुमाने हैं। शुरू करें आप। आराम से 12 बार एक कंधे को ऐसे चलाया, डिस्टिंक्टली हमारे कंधे स्पष्ट रूप से उठने चाहिए, ऐसे गोलाकार। और जब 12 बार हो जाए तो रुकना है, ऐसे थोड़ा सा रुक के दिशा बदलनी है, उल्टी दिशा। ध्यान रखना है, इस प्रकार से चलाए कंधों को। तीसरी बात, बाजू अंदर रहेंगे तो कंधों को उठाने में सुगमता रहेगी, आपको तकलीफ नहीं होगी, जोर नहीं लगाना पड़ेगा और कंधे भी अच्छी प्रकार से उठेंगे, फ्लेक्सिबल बनेंगे, हमारी डाइजेशन को इंप्रूव करेंगे, हमारी सर्वाइकल को दूर करेंगे, हृदय के रोग को ठीक करेंगे, पाचन शक्ति को ठीक करेंगे। और अब रुककर रिवर्स। वापिस आ जाए विश्राम। ये स्कंद चालन है, 2 बार आगे और 2 बार पीछे। अगले जीवन तत्व का तीसरा साधन पग चालन। पहले देखें, उसके बाद आप आरंभ करेंगे। पग चालन के लिए हमें लेट कर करना होता है, ऐसे शवासन में लेटेंगे। उसके बाद हाथ की हथेलियां जमीन की ओर, राइट पांव को लेफ्ट के ऊपर रख देंगे और नीचे वाली एड़ी, लेफ्ट पांव की जो एड़ी नीचे है उसके ऊपर पैरों को मूव करेंगे। केवल हमारी टांगे चलेंगी, ऊपर का शरीर स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। और कैसे चलाना है? जो पांव ऊपर है, जब राइट टांग हमने ऊपर रखी और जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इस पांव की एड़ी जमीन को ऐसे छुए और जब हम इसकी ओर आएंगे, राइट साइड की ओर आएंगे तो पांव ऐसे आधा मुड़े और 2 सेकंड के लिए यहाँ पॉज देना है, रुकना है। यहाँ पर ऐसे चलेगा हमारा पांव पग चालन में, इस प्रकार से। इधर आकर हल्का रुकना और इधर एड़ी को जमीन से छूना। तो ये 12 बार पांव को चलाना है। उसके बाद पांव रोकना, बदलना, राइट पांव नीचे, लेफ्ट पांव ऊपर। और उसी प्रकार से अब इस पांव की एड़ी जब राइट दिशा में जाएंगे तो जमीन को ऐसे छुए और दूसरी तरफ पांव आधा मुड़े, हल्का सा रोकना है और फिर ऐसे चलते रहना है, ऐसे। ये पग चालन की विधि है। सो अब आप आराम करें, अपने अपने स्थान पर जगह बनाएं लेटने के लिए, पग चालन के लिए। बेटे आप ऐसे लेट जाओ, ऐसे अंकल के साथ पैरेलल, समानांतर। शवासन। शवासन में अपनी अपनी जगह ग्रहण करें, स्थान ले लें। अब शुरू करेंगे। हाथ की हथेलियां जमीन की ओर, राइट पांव को लेफ्ट के ऊपर, दोनों पैरों को मिला लें और नीचे वाली एड़ी पर शुरू करें टांगों को चलाना। हिप से नीचे का पोर्शन चलेगा। शाबाश। एक तरफ एड़ी जमीन को छुए, दूसरी तरफ पंजे आधे मुड़े और हल्का रोक के रखना है। 12 बार एक पांव को चलाएं सामान्य गति से।
ना तो बहुत धीमी ना बहुत तेज। अब रुकें, पांव बदलें, राइट टांग को नीचे, अब लेफ्ट पांव ऊपर रखें। अब शुरू करें। ऊपर वाली एड़ी जमीन को छुए, मुड़ते हुए दूसरी तरफ पांव आधे मुड़े। 12 बार एक तरफ, 12 बार एक तरफ। ऊपर का शरीर कम हिले, टांगे सीधी रखें, घुटनों को बेंड ना करें, मोड़े नहीं घुटनों को, आराम से टांगों को चलाएं। टांगों के रोग ठीक हो जाएंगे। जो टांगों में सोजिश रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहती है, लोअर बैक पेन जिसको बोलते हैं, कॉक्सिकल बैक पेन, कॉक्सियल। अब रुकें, पांव बदलें। 2 बार राइट पांव ऊपर रखकर करना है, 2 बार लेफ्ट, और फिर राइट पांव ऊपर रखें। तीसरी बार पग चालन। जिनके घुटनों में तकलीफ रहती है, लाभकारी आसन है, बुजुर्गों के लिए लाभकारी आसन है। 12 बार पांव को चलाएं। फिर पांव बदलने, चौथी बार पग चालन। पग चालन क्रिया चौथी बार। पांव को चलाते रहें, गति सामान्य, ना बहुत धीमी ना बहुत तेज, सामान्य गति से इसको चलाते रहें। अब वापिस आ जाएं, शवासन, विश्राम, और सभी उठकर बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएं। अगला आसन देखने के लिए जीवन तत्व का चौथा साधन नाभि चालन। नाभि नेवल को बोलते हैं, पेट में होती है, इसको चलाना है। ये आसन जीवन तत्व का सबसे उपयोगी आसन है और हमारे शरीर के लिए इसका अत्यंत लाभ है। और यही आसन हम गलत करते हैं क्योंकि इसमें हमारी स्पीड बहुत तेज हो चुकी है, तो इसकी गति पर नियंत्रण करना है। देखो किस गति से यह आसन किया जाता है। नाभि चालन। शवासन में लेटेंगे, उसके बाद हाथों की हथेलियां जमीन की ओर, दोनों पांव को मिला लेंगे, सिर, गर्दन, कंधे ढीले और ऊपर की ओर देखते रहेंगे। इनको हिलाना नहीं, सिर को नहीं घुमाना, बाकी सारा शरीर पलसेटे लेगा। बाजू उठा छोड़ने नहीं, बेशक जमीन से उठ जाएं मगर ऐसे छोड़ने नहीं। तो कैसे पांव मिले हुए, जब ऐसे साइड में जाएंगे तो पांव एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, हमारी निगाह ऊपर की ओर, और हल्का सा रुकेंगे, फिर कमर को जमीन से छूते हुए ढीला छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। ऐसे हल्का रुकेंगे, ऐसे सिर को नहीं घुमाएंगे, साइड में जाकर थोड़ा सा पॉज लेंगे, पांव एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और कमर को जमीन से टच कराते हुए ऐसे निकलेंगे। अगर हम इस गति से करेंगे तो हमें कमर के भी लाभ होंगे और डाइजेशन भी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी, हमारा खान पान भी ठीक हो जाएगा। तो इस गति से आप नाभि चालन आरंभ करें। तो लेट जाएं सभी साधक अपने अपने स्थान पर। नाभि चालन में अपनी गति को सीमित करें, घुटने सीधे रहें, गति सामान्य रहे। शुरू करें। सिर गर्दन सीधी, कंधे ढीले, आराम से चलाएं पैरों को मिलाकर। और जब साइड में जाते हैं तो 2 सेकंड के लिए रुकना भी है, पॉज भी देना है। कमर को ढीला रखें, शरीर को ढीला रखें, जैसे हवा में शरीर तैर रहा हो, तब आपकी कमर जमीन को छूकर जाएगी, नहीं तो स्किप करके जाएगी और उसका लाभ नहीं होगा। हमारी कमर जमीन को छू कर जाए जब हम साइड बदलते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा।
हमने अपनी क्षमता अनुसार 10 पलसेटे एक तरफ, 10 पलसेटे एक तरफ ले सकते हैं। ज्यादा भी कर सकते हैं, 15-15 पलसेटे, 20-20 पलसेटे। जिनका शरीर भारी है उनको 25-25 पलसेटे भी लेने होते हैं। अब रुक जाएं, रुक कर विश्राम, विश्राम, रिलैक्स। शवासन में शरीर को ढीला छोड़ दें। अब वापिस आ जाए। अब हम उल्टा नाभि चलन देखेंगे। इस क्रिया को हम उल्टा लेटकर भी करते हैं, बड़े हुए शरीर को ठीक करने के लिए, अपनी पाचन शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए। देखें कैसे करना है, बैठ कर देखें। उल्टा नाभि चलन में हम पेट के बल लेट जाते हैं, बाजू को आगे स्ट्रेच कर देते हैं, पीछे से दोनों पाँव मिलाकर रखने हैं, खड़े नहीं रखने, और अपनी चिन को जमीन पर टिका देना है। जब हमने सीधा नाभि चलन किया था तो हमारा सिर सीधा रहा था, उसको हमने चलाया नहीं था। यहाँ पर हम सिर को ढीला रखकर कंधों के ऊपर गिराते हुए उसी प्रकार से पाँव एक दूसरे के ऊपर और ऐसे चलेंगे। हाथ आगे ऐसे बांधने नहीं, हाथों को ऐसे क्रॉस नहीं करना, हाथों को ऐसे साइड में जाते हुए छोड़ना नहीं, जमीन से टच करा के रखना है, बेशक उठ जाए ऐसे। और साइड में जब जाएंगे तो थोड़ा सा पॉज, ऐसे रुकना है, पाँव एक दूसरे के ऊपर हल्का सा रुकना है, फिर पेट को जमीन से छूते हुए ऐसे निकलना है। ये गति रहेगी हमारी इस आसन में। अब आप अपने अपने स्थान पर लेटकर इस क्रिया को दोहराएंगे। शुरू करेंगे। हाथों को आगे स्ट्रेच कर दें, बाजुओं को, पाँव को पीछे गिरा दें, दोनों पाँव मिले हुए। चिन को जमीन पे टिका दें। पहले शुरू करने से पहले चिन को जमीन पे टिका दें ताकि आपका सिर ढीला हो जाए। अब सिर को कंधों के ऊपर गिराते हुए आराम से पलसेटे लें, जैसे शरीर हवा में तैर रहा हो। बिल्कुल ढीला रखते हुए पेट को पूरा जमीन से टच कराते हुए निकले, तभी बड़ा हुआ पेट भी ठीक होगा, तभी हमारी डाइजेशन भी ठीक होगी। आराम से चलते रहें। साइड में जाते हुए 2 सेकंड के लिए मोमेंटली पॉज देना है। सिर को ढीला रखते हुए कंधों के ऊपर गिराते हुए आराम से करें इस क्रिया को। बहनों की कमर में चर्बी जमा हो जाती है साइड में, इस आसन के करने से खत्म हो जाती है। अभी 10 पलसेटे एक तरफ, 10 पलसेटे दूसरी तरफ करके विश्राम करें। आगे की क्रिया सीखेंगे। वापिस आ जाए, विश्राम। सभी साधक अपनी चिन नीचे लगाकर विश्राम करें। विश्राम। अब सीधे होकर शवासन, सीधे होकर शवासन। शवासन में शरीर ढीला, सांस ढीली। सांसों की गति को नॉर्मल करने के लिए शवासन किया जाता है कि हमारी सांस वापस लौट आए। इसके बाद जीवन तत्व का उठ जाए सभी साधक। अब अगले आसन के लिए जीवन तत्व का अगला साधन जानु प्रसार करेंगे। अब यहाँ तक के जो आसन हमने किए, अगर हम इसी गति से करें तो सभी साधक कर सकते हैं। डिस्क का रोगी भी कर सकता है, हार्ट का पेशेंट भी कर सकता है, ब्लड प्रेशर का मरीज भी कर सकता है, यहाँ तक के साधन। इसके बाद के साधनों में रिस्ट्रिक्शंस हैं, निषेध है कि हार्ट पेशेंट और जो डिस्क का रोगी है और जो बीपी का रोगी है वो नहीं करे। तो अभी अगला आसन जो हम करने जा रहे हैं जानु प्रसार, वो डिस्क के रोगी के लिए मना है। बाकी साधक कर सकते हैं, हार्ट पेशेंट भी कर सकता है, बीपी का पेशेंट भी कर सकता है, केवल डिस्क का रोगी ये साधन ना करे। जानु प्रसार कैसे करना? शवासन में लेटे, हाथ की हथेलियां जमीन की ओर,
लेफ्ट पाँव को सीधा कर लेना है, राइट पाँव के पंजे को लेफ्ट घुटने के ऊपर टिकाकर ये घुटना सीधा ऊपर की ओर। अब आराम से इस टांग को नीचे झुकाना है, ऐसे धीरज से, और इस घुटने को जमीन पे छूने का प्रयत्न करना है, जमीन से छूने का प्रयत्न करना है। थोड़ा रोकना है 5 सेकंड के लिए, फिर ढीला छोड़ते हुए ऐसे वापस लौटना है सीधा ऊपर। फिर इस क्रिया को पुनः दोहराना है। जब हम नीचे जाने लगते हैं और वापस आते हैं तो ये हमारा पैर स्किप करके यहाँ आ जाता है। इसको पुनः अगली क्रिया करने से पहले सेंटर में यहाँ रखना है, अपने पाँव की तली को घुटने के ऊपर रखना है और फिर नीचे जाना है। थोड़ा रोकें, फिर वापिस आए धीमी गति से ऐसे। जब 5 बार ये पैर दोहरा ले, फिर दूसरी टांग से इस टांग को सीधा करें, दूसरे पाँव के पंजे को घुटने पर रखें और इस घुटने को आप लेफ्ट साइड में झुकाएं, जमीन से छूने पर रोक कर रखें और धीरे धीरे वापस आना है। अगर हमारे इस घुटने को जमीन पे लगाने के लिए ऐसे हमें इस साइड से ऐसे उठना पड़े तो हमें ऐसे नहीं उठना। जहाँ तक हम इसको आसानी से ले जा सकते हैं वहीं पर रोक लें, वहीं रोक के रखें और वहीं से वापस लौटें। तो हम सभी साधक इस क्रिया को दोहराएंगे, इस क्रिया को करेंगे। जानु प्रसार के लिए शवासन में लेट जाएं, हाथ की हथेलियां जमीन की ओर डाल दें, नीचे की ओर। राइट पाँव को लेफ्ट घुटने के ऊपर रख दें, पंजे को घुटने के ऊपर, और शुरू करें इस क्रिया को शुरू करना। घुटने को नीचे की ओर झुकाना शुरू करें, नीचे जमीन पर लगने पर रोक कर रखें 5 सेकंड। अब वापिस आना शुरू हो, धीरे धीरे ऊपर की ओर, और घुटने को सीधा करें ऊपर। दोहराएं इसे 5 बार। दूसरी बार नीचे, धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर आना शुरू हो। अब तीसरी बार नीचे की ओर झुकाएं, फिर ऊपर आना शुरू हो। चौथी बार। ये क्रिया पेट की आंतों के लिए लाभकारी है। कुछ लोग सफर में जाते हैं, उल्टी आनी शुरू हो जाती है, खाना खाते हैं तो बाहर की ओर आना शुरू हो जाता है। अब पाँव बदलें, राइट टांग सीधी कर लें, लेफ्ट पाँव को राइट घुटने के ऊपर रखें और शुरू करें। 5 बार इस टांग से करना है। जब घुटना नीचे लगे तो 5 सेकंड के लिए रोकना है, फिर ढीला छोड़ते हुए वापस आना है। दूसरी बार नीचे, रोकें, वापस आए। तीसरी बार नीचे की ओर झुकाएं, रोकें, वापस आना शुरू हो। जब हमारा घुटना स्लिप कर जाता है, नीचे की ओर गिर जाता है, तो हमें उसे दोबारा से ठीक जगह पर रखना होता है। अंतिम बार नीचे की ओर झुकाएं, छूने पर रोकें, फिर वापस आना शुरू हो। वापस विश्राम, शवासन, रिलैक्स। शवासन में रिलैक्स। अगले साधन के लिए सभी साधक उठकर बैठ जाएं। जीवन तक का छठा साधन नाड़ी चालन। नाड़ी चालन हम करेंगे, पेट की आंतों को चलाते हैं इसमें, ताकि हमें नौजिया ना हो। खाना खाते हैं, बाहर आता है, सफ़र करने जाते हैं,
उल्टी आ जाती है। अपनी आंतों को मजबूत करने के लिए जानु प्रसार किया जाता है और ये नाड़ी चालन किया जाता है। कैसे करना है नाड़ी चालन? सुगमता पूर्वक अपने पाँव को खोलकर, अपनी टांगों को खोलकर इस प्रकार से अपनी कमर को ढीला छोड़ते हुए आगे झुकना है। पाँव की एड़ियों को, पाँव की यहाँ एड़ियों को ऐसे यहाँ तक अपने हाथों को पकड़ कर रखना है। अब बाजों को उठाकर अपोजिट हाथ से पाँव के अंगूठे को छूना है। लेफ्ट अंगूठे को राइट हाथ से और लेफ्ट पाँव को राइट पाँव को लेफ्ट हाथ से ऐसे आराम से ऐसे चलाना है। जिस पाँव को छूने जा रहे हैं उसी की ओर देखना है, हमारी निगाह उसी की ओर होनी चाहिए। इस गति से हमने चलना है। तो अब आप शुरू कर सकते हैं इस क्रिया को। सिर को नहीं घुमाना, उस पांव की ओर देखें जिसको छूने जा रहे हैं। 12 बार एक पांव को छूना है, 12 बार दूसरे को। फिर उसके बाद अब रुक जाएं। इस प्रकार से हाथ पीछे डालकर विश्राम, ऐसे हाथ पीछे डालकर विश्राम करें। इस क्रिया को हम दोहरा सकते हैं, परंतु अब हम समय के अभाव के कारण वापस आते। कैसे वापस आना है? पहले राइट लेग को देखिए, राइट लेग को सेंटर में लाना। ऐसे थे हम, राइट लेग सेंटर में, फिर लेफ्ट पांव सेंटर में, फिर हम राइट घुटने को वापस, फिर लेफ्ट घुटने को वापस और विश्राम। ऐसे पहले राइट आर्म सेंटर में, फिर लेफ्ट उसके साथ मिला दें। अब राइट घुटने को वापस ले आए, फिर लेफ्ट को, फिर हाथ आगे, विश्राम। ये नाड़ी चालन क्रिया थी। अब इसके बाद हम अगली क्रिया करेंगे, 7वीं क्रिया बाल मचलन। तो उसके लिए देखिए कैसे करना है। बाल मचलन के लिए शवासन में लेटे, अब अपनी टांगों को इकट्ठा कर लेना है। सिर, गर्दन, कंधे उठाकर बाजू भी उठा लेने हैं और जैसे साइकिलिंग करते हैं, साइकिल का पैडल चलता है, ऐसे टांगों को खोलना है, बाजुओं को खोलना है। इस प्रकार से इस गति से चलना है। 12 बार पाँव को, 12 बार बाजुओं को चलाकर फिर वापिस विश्राम। तो आप सभी साधक अब बाल मचलन का अभ्यास करेंगे। बाल मचलन को शुरू करेंगे। ये साधन जो अब बता रहा हूँ, ये वाला साधन, इसे ना तो हार्ट के रोगी करें, ना डिस्क के रोगी करें बाल मचलन, और ना ही बीपी के रोगी करें। ऐसे ही नाड़ी चालन में भी यही हिदायतें थी। मैं बताना भूल गया, नाड़ी चालन क्रिया में भी हार्ट पेशेंट, डिस्क के पेशेंट और बीपी के पेशेंट नहीं कर सकते उस क्रिया को, उससे नुकसान होता है। 12 बार बाल मचलन करने के बाद आप वापिस आ जाए। डिस्क के रोगी ना करें, हृदय के रोगी ना करें और बीपी के रोगी इस क्रिया को ना करें। वापिस शवासन, विश्राम। शवासन में आ जाए, विश्राम। ये हमारे जीवन तत्व के 7 साधन थे। इसके उपरांत हम यौवन तत्व के 4 साधन शुरू करते हैं। वापिस आकर बैठ जाए। यौवन तत्व का पहला साधन होता है ग्रीवा चक्र। ये साधन हमारे सर्वाइकल के रोग को बचाता है और देखें इसको कैसे करना है। ये साधन ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल हमें सर्वाइकल का रोग ज्यादा प्रचलित नजर आ रहा है। तो देखो कैसे, गर्दन को ढीला रखना है। पहले लेफ्ट कंधे के ऊपर सिर को गिराते हुए गर्दन ढीली छोड़नी है और पीछे से घुमाते हुए फिर राइट कंधे के ऊपर से होते हुए सामने आना है। सामने आकर रुके और इसी दिशा से वापस
राइट कंधे के ऊपर से होते हुए गर्दन लूज ढीली घुमाते जाए, लेफ्ट कंधे के ऊपर, फिर सामने आ जाए। ये एक ग्रीवा चक्र हुआ। एक बार गए, सामने आकर रुके और फिर वापस लौट आए। ऐसे हमें 5 ग्रीवा चक्र करने हैं। जिनको सर्वाइकल का रोग हो वो इस क्रिया को मत करें, उनके लिए मैं अभी दूसरी क्रिया बताऊंगा। आप बैठे रहें, बाकी सब साधक कर सकते हैं। जिसकी गर्दन में दर्द हो वो मत करे इस क्रिया को, उसके लिए इसके बाद करेंगे हम। गर्दन ढीली रखकर कमर को लूज रखते हुए, कमर को खींचना नहीं, आराम से अपने 5 बार ग्रीवा चक्र करें। गर्दन स्टिफ नहीं होनी चाहिए, घुमाते हुए बिल्कुल लूज रहनी चाहिए। आराम से घुमाते जाएं। 5 बार ग्रीवा चक्र करें, 5 राउंड। अब वापिस आ जाए, वापिस आकर विश्राम। यदि किसी को सर्वाइकल का रोग हो तो ग्रीवा चक्र करने से रोग बढ़ जाता है, दर्द बढ़ जाती है। उसके लिए हम देखें अगली क्रिया करेंगे जिसका नाम है ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन गर्दन के सर्वाइकल जब हो उसे उसके दर्द को ठीक करने के लिए की जाती है। उसकी विधि देखें कैसी है। पहले हमने सामने देखना है, उसके बाद गर्दन को ढीला छोड़कर ऐसे नीचे की ओर झुकाया जाता है। चिन को चेस्ट के साथ मिला दें और 5 से 7 सेकंड, अभी आप करें मत, अभी देखें, इसके बाद आपको अवसर मिलेगा करने का। 5 से 7 सेकंड यहाँ रोक कर रखना है ऐसे। उसके बाद धीरे धीरे वापिस आए, जहां से आरंभ हुए थे वहां तक, और सामने आकर 2 सेकंड के लिए पॉज देना है, रुकना है सामने। इसके बाद सिर को पीछे गिराना शुरू करें ऐसे। ग्रीवा चालन, गर्दन को चलाना, पीछे गिरा दे, फिर 5 से 7 सेकंड रोकना है, फिर वापिस आना शुरू हो धीरे धीरे। सामने आकर 2 सेकंड पॉज, फिर लेफ्ट कंधे के ऊपर सिर को गिराए ऐसे, गर्दन को गिराए। जिनको सर्वाइकल होगी ये साधन करते हुए उनकी गर्दन में ऐसे झुकाते समय दर्द शुरू हो जाएगी। जहां दर्द हो वहीं रोक दें, ज्यादा आगे नहीं जाना, वहीं रोककर बैठे रहें। उसके बाद फिर वापिस आना, सामने आकर 2 सेकंड रुकना, फिर राइट कंधे के ऊपर गर्दन को गिराना ऐसे। जहां दर्द हो वहीं रोक दें, वहीं पर रोक कर बैठे रहे। 5 से 7 सेकंड रुके, फिर वापिस आना शुरू हो धीरे धीरे स्टार्टिंग पोजीशन पर। ये चारों दिशाओं में, पहले नीचे, फिर पीछे, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ये 4 बार हम जो चले ये 1 ग्रीवा चालन है। ऐसे हमने 3 ग्रीवा चालन करने हैं, केवल 3। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसको सभी साधक कर सकते हैं, भले ही सर्वाइकल हो, भले ही हार्ट पेशेंट हो, भले ही बीपी हो, सब कर सकते हैं इसको। शुरू करें सभी। चारों दिशाओं में बारी बारी जाना है, आराम से सहज भाव से करें। नीचे के बाद पीछे जाना है, रोक कर रखें पीछे, फिर वापिस आए धीरे धीरे सामने। अब लेफ्ट कंधे के ऊपर गिराएं, लेफ्ट कंधे के ऊपर गिराकर रोकें। अब फिर सीधा हो, अब राइट कंधे के ऊपर गिरा दें। 5 से 7 सेकंड रोक कर रखें, वापिस आ जाएं, सामने आकर रुकें। एक बार और दोहरा लें इसको। धीरे धीरे गर्दन को नीचा लाएं,
नीचे की ओर अपनी ठोड़ी को अपनी छाती के साथ मिलाने का प्रयत्न करें। ऊपर उठना शुरू हो, सामने तक आए। अब गर्दन को सिर की ओर पीछे की ओर गिराना शुरू करें। धीरे धीरे आराम से गिराते जाएं। जहां दर्द शुरू हो जाए वहीं रोक दें। 5 से 7 सेकंड रोक कर बैठे। वापिस आना शुरू हो, सामने की ओर 2 सेकंड पॉज। अब लेफ्ट कंधे के ऊपर गिराते जाएं। जहां गर्दन में दर्द शुरू हो जाए वहीं रोक दें। फिर वापिस आना शुरू हो। अब राइट कंधे के ऊपर जाए। फिर वापिस आना शुरू हो, सामने आकर रुके। ग्रीवा चालन 3 बार करते हैं। हमने अभी 2 बार अभ्यास किया है। तो आज अभ्यास के लिए आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय हो रहा है। तो 3 आसन हो रहते हैं। इसके बाद हम खड़े होकर भुजा चक्र करेंगे, जीव यौवन तत्व का दूसरा साधन। यौवन तत्व के लिए शरीर को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ऊपर का हिस्सा गर्दन का आसन, ग्रीवा चक्र, ग्रीवा चालन। दूसरा कंधों के लिए भुजा चक्र। तीसरा कमर के लिए कटी चालन और चौथा टांगों के लिए जंघा चालन। भाव यह है, यौवन तत्व का अर्थ है कि जैसे शरीर युवा अवस्था में काम करता है, बुढ़ापे में भी ऐसा ही काम करता रहे। तो इसलिए हमें 4 हिस्सों में इसको बांट दिया शरीर को, और चारों के अपने अपने साधन हैं। अब बाजुओं के लिए, कंधों के लिए क्या साधन है? भुजा चक्र। भुजा कहते हैं बाजू को। तो पहले सीधे खड़े होकर राइट बाजू से हम दाएं बाजू से ऐसे शुरू करते हैं। पहले आगे उंगलियों को मिलाकर रखते हैं, आगे ऊपर पितैया वाला हाथ, दायां हाथ, राइट हाथ, ऐसे ऊपर पीछे, इस प्रकार से, और इस गति से चलना है। बारह बार दाएं बाजू को इस प्रकार से चलाना है। बाजू को स्टिफ नहीं करना, बाजू को ढीला नहीं छोड़ना, जस्ट नॉर्मल, सामान्य। अब रुकें, रुककर बाजू बदलें। अब बायां बाजू, लेफ्ट बाजू इसी दिशा में, आगे ऊपर पीछे। तो 12 बार होने के बाद फिर रुक जाएं, फिर बाजू बदलने। अब दिशा भी बदलेंगे, बाजू बदलेंगे, दिशा भी बदलेंगे। अब राइट बाजू पीछे, ऊपर, आगे, ऐसे। ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी आसन है। सर्वाइकल के रोगी के लिए ये उपयोगी आसन है। जिसको गर्दन में दर्द है, इस आसन को करने से लाभ होता है। हमारे कंधे फ्लेक्सिबल रहते हैं। हम आराम से नीचे झुककर सामान उठा सकते हैं बुढ़ापे में। अब फिर रुकें, बाजू बदलें। अब बायां बाजू, लेफ्ट आर्म इसी दिशा में, पीछे, ऊपर, आगे।
वापिस आ जाए। ये यौवन तत्व का दूसरा साधन था, भुजा चक्र। अब नेक्स्ट तीसरा साधन है कटी चालन, कमर के लिए कटी चालन। उसके लिए पाँव को इस प्रकार से थोड़ा खोलकर बाजों को बाहर निकालकर खुद सामने देखना है। अब कमर को और बाजों को ऐसे स्विंग करना है कटी चालन के लिए, इस प्रकार से। गर्दन नहीं घुमानी, खुद सामने देखना है। कमर भी स्विंग करे, बाजू भी स्विंग करें। कटी चालन डिस्क के रोगी के लिए लाभकारी आसन है ये, जिसको कमर में दर्द रहता है। बाजू नीचे गिरे हुए, नीचे की ओर, ऊपर नहीं उठाने, नीचे झुकाकर इनको चलाना है। खुद सामने देखना है। ये जो आपके साथ खड़े हैं, कमर भी स्विंग करे, बाजू भी स्विंग करे। 20-25 बार एक दिशा में, 20-25 बार दूसरी तरफ। वापिस आए, रुक जाए, वापिस आकर रुक जाए, विश्राम। यौवन तत्व का अंतिम साधन जंघा चालन, अर्थात टांगों को चलाना। जंघा टांग को कहते हैं। इस टांग को कैसे चलाना है, ये हमारे निचले हिस्से में दर्द ठीक करता है। ये आसन कमर का निचला जो दर्द है और टांगों के रोग ठीक करता है। इसके लिए हम 3 तरह से इसको कर सकते हैं। एक तो है कि हाथों को नीचे रखकर अपनी टांग को चलाया जाता है। देखिए ऐसे एक टांग के ऊपर बैलेंस करना है, दूसरी को ऐसे टू एंड फ्रो चलाना है, इस प्रकार से। ज्यादा ऊंचा नहीं उठाना और जितना आगे जाए उतना पीछे, खुद सीधा खड़े होना। दूसरी क्रिया है हाथों को ऐसे कमर पे रख के, 4 उंगलियां आगे और अंगूठा पीछे कमर के ऊपर। देखें ऐसे हमारा अंगूठा यहाँ पर, दोनों अंगूठे ऐसे स्पाइनल कार्ड के साइड में ऐसे रहने चाहिए और पाँव को इस प्रकार से चलाया जाता है। ज्यादा ऊंचा नहीं उठाना और जितना आगे जाए उतना पीछे, फलक्रम की तरह इस प्रकार से, पेंडुलम की तरह इस प्रकार से चलाए ऐसे। इस आसन का सबसे ज्यादा लाभ है इस प्रकार से करके कमर पे हाथ रख के, क्योंकि जब हम टांग को पीछे ले जाते हैं तो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, डिस्क के रोगी का दर्द ठीक हो जाता है। इससे टांगों के तो रोग ठीक होते हैं, कमर के निचले हिस्से का दर्द भी ठीक होता है इस क्रिया से। तीसरी क्रिया है, इसका तीसरा पोस्चर है कि यदि हम नहीं कर सकते, पाँव में बैलेंस नहीं बना सकते, तो ऐसे किसी पिलर को पकड़कर दूसरी तरफ हाथ कमर पे रख के, तो जो हाथ कमर पे है उस टांग को आराम से चलाना है ऐसे सीधा सीधा। ज्यादा जमीन से ऊंचा नहीं उठाना, बहुत आगे नहीं ले जाना, ऐसे ये क्रिया है। फिर साइड बदल कर इसको सपोर्ट लें, ये हाथ नीचे रखें और इस प्रकार से चलाएं। तो आप शुरू करें। ये क्रिया सबसे बेहतर है। एक टांग के ऊपर हल्का सा टिल्ट कर जाएंगे तो बैलेंस बन जाएगा, संतुलन बन जाएगा और दूसरी टांग को हम आराम से सुगमता पूर्वक ऐसे चला पाएंगे। फिर टांग बदल लेनी है, 12 बार एक टांग को चलाकर दूसरी टांग के ऊपर बैलेंस करना है, फिर इस टांग को मूव करना है। खुद सीधे खड़े होना है। 2 बार एक टांग को, 2 बार दूसरी को, अल्टरनेटिंग ईच टाइम, बदल बदल कर। वापिस आ जाएं। अब विश्राम, अब समाप्त करेंगे। 5 मिनट के लिए शवासन में लेटकर खत्म करेंगे। सभी साधक अपने अपने स्थान पर शवासन में लेट जाएं। शवासन में ध्यान करेंगे 5 मिनट के लिए। शवासन, शवासन में
पूरा शरीर लूज, पांव की एड़ियों में 3 उंगलियों का फासला बंद, सांसों की गति धीमी, हमारी सांस अपनी गति से चलती रहे, उसे नियंत्रित ना करें, कंट्रोल ना करें, उसे अपनी रफ्तार से चलने दें। अपनी बंद आंखों के सामने अपने इष्ट का स्वरूप ले आए। जिस भी इष्ट की आप घर में पूजा करते हैं, उनका स्वरूप अपनी बंद आंखों के सामने ले आए। ध्यान प्रभु के स्वरूप में रहे। प्रभु के मस्तिष्क की ओर देखें। प्रभु के मस्तिष्क से एक प्रकाश निकलता है, एक तेज निकलता है। उस प्रकाश का ध्यान करें। इस प्रकाश से हमारी बुद्धि में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये प्रकाश हम पर भी पड़ रहा है, ऐसा एहसास करें। हमारे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। हम प्रकाश के सागर में बैठे हैं। प्रभु के चरणों का ध्यान करें। अपने मन से शीश झुकाकर प्रभु चरणों में प्रणाम करें। प्रभु के चरण दिव्य हैं, उनका स्पर्श कोमल है। प्रभु चरणों पर आश्रित रहें, उन्हीं से लिपटे रहें। प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करें और वापस लौटाएं। धीरे धीरे उठ जाएं, धीरे धीरे उठ जाएं। प्रभु का धन्यवाद करें। अब हम प्रभु से अभी बंद आंखों में ही बैठे रहें। अब हम प्रभु से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जगत के समस्त प्राणी सुखी रहें, सभी
आप मत बोलें अभी। सभी निरोग रहें, सबका भला हो और किसी को दुख ना मिले। आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निराम्या, सर्वे सन्तु निराम्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब हाथों को मसलकर, आंखों को मसलकर आंखें खोल दें। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूरन पार ब्रह्म भगवान